हमारा टॉपिक किस चीज़ का? इसका ये था डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपका पेपर्स में आता है, नॉर्मलाइजेशन आता है, सब एक पार्ट डिस्क्रिप्शन का आता है, और डिस्क्रिप्शन में क्या लिमिटेशंस बताएं जी फ्लैट फाइल सिस्टम्स की, ये आ जाता है। या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के फीचर्स बताएं, या डीबीएमएस के फीचर्स बताएं, इसमें वो क्या खास चीज़ें हैं जो फ्लैट फाइल सिस्टम में नहीं है। ठीक है, फाइल सिस्टम में नहीं है, पहले तो पता होना चाहिए फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे मैंने कहा ना, डेटा डिपेंडेंसी, डेटा डुप्लीकेशन, डेटा की सिक्योरिटी, लार्ज फाइल साइज, हार्डर टू अपडेट। ठीक है, ये सारे उसके मसले मसाइल होते हैं। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंतखाब किया था, जिसमें RDBMS हम लोगों ने पढ़ा। RDBMS में रिलेशंस बनाने होते हैं जिसमें डेटा रिडंडेंट ना आए। ठीक है, किसी को रिलेशनशिप्स हमने स्टडी किए थे कितने होते हैं, तो उनको पढ़ा हम लोगों ने। कुछ 1 to many होते हैं, कुछ many to 1 होते हैं, और many to many रिलेशनशिप्स भी होते हैं। और जो many to many रिलेशनशिप्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। हमेशा एक थर्ड एंटिटी क्रिएट की जाती है कि मैनी की प्राइमरी की भी उसमें मौजूद होती है एज अ फॉरेन की, और दूसरा वाला जो मैनी होता है उसकी भी प्राइमरी की मौजूद होती है उसमें एज अ फॉरेन की मौजूद होती है। तो जो दोनों के मैनी के लिंक्स हैं ना, वो टूट जाते हैं क्योंकि कोई तीसरी एंटिटी आ जाती है बीच में। उसमें दो फॉरेन कीज मिलके एक कंपाउंड की बना देती हैं। वो समझ आ रही है, हमेशा इसी तरह से होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों ने अभी जो आगे पढ़ना है, मैं थोड़ा सा सिर्फ डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ द फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वो करने के बाद हमारा जो कह लें कि DBMS का पार्ट ख़त्म होगा, फिर हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो पहले तो ज़रा मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारे जो लिमिटेशंस थे फ्लैट फाइल सिस्टम के क्या क्या थे। मतलब पहला थी सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा। When access to a particular file is required by another file, then there is no direct linkage process between the two files. वो दो जैसे टेबल्स आपने लिंक किए हुए हैं ना, दो फाइल्स आपस में लिंक नहीं होते, उनका लिंकेज डेवलप नहीं होता फ्लैट फाइल्स के अंदर। ये एक प्रॉब्लम होता है। डेटा डिपेंडेंसी का इशू, डेटा डिपेंडेंसी में डेटा फॉर्मेट्स आर डिफाइंड इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट, या जब प्रोग्राम आप बना रहे होते हैं तो डेटा का पूरा फॉर्मेट बताते हैं आप। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं हर तरफ डेटा के। If there is a change in any of these formats, then the whole program has to be modified. पूरे का पूरा प्रोग्राम मॉडिफाई करना पड़ेगा, पूरे का पूरी फाइल मॉडिफाई करनी पड़ेगी। थोड़ा सा भी फॉर्मेट में आप तब्दीली लाते हैं, यानी कि आपकी प्राइमरी की है, प्राइमरी की के अंदर आप 4 कैरेक्टर्स ले रहे हैं, अगर 5 लेने लग जाए ना, पूरा डिज़ाइन आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे नहीं, आपकी जब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चल रही थी पहले, वो एक डबल सीरीज़ आ रही थी, अब वो 3-3 की सीरीज़ आ रही है। वो A से भी शुरू हो रहे हैं, B से भी शुरू हो रहे हैं, C से, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, C से भी शुरू हो रहे हैं, D से भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे ही है कि नहीं? पहले नहीं था इस तरह से, पहले एक डिफरेंट सीरीज चल रही थी। रजिस्ट्रेशन गाड़ियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि वो ए से लेके Z ख़त्म हो गया है। अब वो न्यू रजिस्ट्रेशन स्कीम बना रहे हैं, गाड़ियां वही हैं, शहर वही हैं, और ये वजह ये है कि क्योंकि हम लोग पुरानी गाड़ियां वो जंक यार्ड नहीं भेजते होते, एज अ स्क्रैप नहीं बनाते। अभी तक वो ज़माना कदीम की गाड़ियां भी चल ही रही होती हैं। ऐसा ही है ना, नई गाड़ियां भी बन रही हैं। इंटरनेशनल कंट्रीज में क्या होता है, पुरानी गाड़ी क्या होती है, वो स्क्रैप में डाल देते हैं ना, फिर कुछ अरसे बाद नई गाड़ी आ जाती है, तो वहाँ पे रश उस तरह से नहीं बढ़ता। यहाँ पे रश डेवलप होना शुरू हो रहा है कि लोग पुरानी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और नई गाड़ियाँ भी धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। तो जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है उनका नंबर्स क्या हो रहे हैं, ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं। जैसे फ़ोन नंबर हैं आपके, कितने ज़्यादा सारे आपके कोड जनरेट हुए हैं, इतने तो लोग ही नहीं है। क्या ख्याल है, इतने तो लोग ही नहीं जितने नंबर्स जनरेट हुए हुए। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ एक्टिव फ़ोन आपके, यू आर अलाउड टू हैव 5 सिम्स, बट ऑल दोज 5 सिम्स मस्ट बी व्हाट, एक्टिव। अगर वो आपके एक्टिव नहीं होंगे तो वो नंबर आपको, नंबर किसी और को दे दिया जाएगा। फिर क्या ख्याल है, ठीक है ना? हुआ था मेरे साथ भी इस तरह। वो बहुत पुराना मेरा कॉलेज के दौर का एक नंबर था, वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इट वॉज ऑफ टेलीनॉर, वो किसी और को मिल गया, पता नहीं किसको मिला, मुझे तो नंबर भी भूल गया। मतलब इतना यूज़ में नहीं था, तो वो नंबर भी मुझसे भूल गया और नंबर किसी और को अलॉट हो गया, वो मेरा नहीं है अब नंबर। इतना मुझे याद है, इट वॉज 0346 वाला कोई नंबर था वो। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? देख, डेटा डिपेंड, हार्डर टू अपडेट, फ्लैट फाइल की एक लिमिटेशन है, अपडेट नहीं होता। सिक्योरिटी उसकी लेस होती है, ठीक है, क्योंकि होता है पासवर्ड से प्रोटेक्ट होता है ये, लेकिन एक दफ़ा जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो पूरी की पूरी फाइल ओपन हो जाती है। सिर्फ द रिकॉर्ड दैट इज नीडेड इज नॉट ओपन्ड, ऑल फाइल इज एक्सपोज्ड। पूरी फाइल, हर डेटा सामने एक्सपोज हो जाता है। DBMS में ये होता है कि आप रिकॉर्ड्स को जो है ना सिक्योर रखते हैं, जो रिकॉर्ड चाहिए होता है सिर्फ उसी रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। सारा डेटा आपको नहीं मिल रहा होता, हर एक की एक्सेस आपको नहीं होती।
फ्लैट फाइल चूंकि एक इंडिविजुअल फाइल होती है, वो सारी आपके सामने खुल जाती है, पूरी फाइल पे पासवर्ड लगता होता है। 2 और मोर रिकॉर्ड्स में हैव द सेम आईडीज, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो कंसिस्टेंट आईडीज क्रिएट करे, यानी कि नॉन यूनिक रिकॉर्ड्स इसमें डेवलप हो सकते हैं, नॉन यूनिक रिकॉर्ड्स डेवलप हो सकते हैं इसके अंदर। 2 रिकॉर्ड्स सेम भी हो सकते हैं, डुप्लीकेशन भी हो सकती है। फाइल साइज इसका लार्ज होता है, कोई इसमें ऐसी टेक्निक नहीं है जो डुप्लीकेशन को क्या करे, डिटेक्ट करे, जो डुप्लीकेशन को क्या करे, डिटेक्ट करे, ठीक है। तो इसलिए फाइल साइज भी क्या होता है इसका, लार्ज होता है, बिकॉज डेटा बार बार रिपीट भी कर सकता है खुद को, तो ये चीज़ है। अब डीबीएमएस की तरफ जब हम आते हैं और उसके फीचर्स की बात करते हैं, जैसे हमने नहीं पढ़ा था आईडीई और उसके फीचर्स पढ़े थे कि वो हमें क्या क्या खसूसियात क्या हैं आईडीई की, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि आपका कंपाइलर था, ठीक है जी सुभान, जो आपका कंपाइलर था या जो इंटरप्रेटर आप जो इस्तेमाल करते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो आईडीई के फीचर्स क्या थे, हमने पढ़े थे ना कि जी वो प्रीटी प्रिंटिंग करता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स हैं, डायनामिक एरर चेक है उसके अंदर, टेक्स्ट एडिटर देता है, ठीक है, और एक वो डायनामिक एरर चेक के अलावा और कौन कौन से वाले होते हैं उसमें, ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सिंगल स्टेपिंग होती है उसके अंदर। तो ये सारे आईडीई के फीचर्स हैं। इसी तरह डीबीएमएस के भी कुछ फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स में से, अच्छा डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, ये याद रखें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ टूल्स जो है ना हमें प्रोवाइड करता है, जो फ्लैट फाइल सिस्टम्स के ओवर हमें थोड़ी सी फ़ायदा देते हैं या फ़ायदेमंद साबित होते हैं वो। तो डीबीएमएस इज अ पैकेज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस डिफाइन करना, उसको मैनेज करना, मैनिपुलेट करना यानी चेंज करना, और उसमें से कोई डेटा स्टोर है तो उसको रिट्रीव करना, उसको जानना, ठीक है, वो सारा जो है ना हमें सॉफ्टवेयर टूल के अंदर अवेलेबल, सॉफ्टवेयर के अंदर हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। डीबीएमएस अलाउज द यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट and manipulate the data in the database, which means it is a software interface between database and the end user or any application या software which is using this database. समझ आ रही है? Meanwhile, making sure that the data is consistent, organized and easily accessible. एक्चुअल चीज पे आते हैं, पहला इसका जो डेटा फीचर आता है वो आता है डेटा डिक्शनरी का, डेटा मॉडलिंग का, डेटा इंटेग्रिटी का, डेटा सिक्योरिटी का, और एक है लॉजिकल स्कीमा का, ठीक है जी। अब आते हैं सबसे पहले डेटा डिक्शनरी क्या चीज होती है। डेटा डिक्शनरी इज यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा डेटा। A2 वाला कोई बता सकता है मेटा डेटा किसको बोलते हैं? पढ़ा है ना हमने, पढ़ा है, A2 में पढ़ा है हमने, लफ्ज पढ़ा है। यस, इट इज अ डेटा अबाउट डेटा, जो डेटा आपने स्टोर किया होता है उसके बारे में डेटा, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा होगा वो तो रिकॉर्ड्स होंगे ना, ठीक है, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल का नाम है, समझ आ रही है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, ये भी एक डेटा है। ये भी डेटाबेस अपने पास क्या करता है, स्टोर करता है, टेबल के नाम, टेबल की प्राइमरी कीज, टेबल की फॉरेन कीज, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, उनकी डेटा टाइप्स, ऑल एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन अबाउट। ये भी एक टेबल ऐसा है जो कि डेटा डिक्शनरी कहलाता है, जो क्या कहलाता है, डेटा डिक्शनरी। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी क्या है, उसके अंदर इंग्लिश नहीं लिखी हुई, लेकिन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले जो सारे अल्फाज हैं वो लिखे हुए, इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले सारे अल्फाज लिखे हुए। तो डेटा डिक्शनरी क्या होगी, डेटाबेस में शामिल होने वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स, डेटा को तो नहीं रखना ना, डेटा तो डेटाबेस के अंदर लिखा हुआ है ना, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, कितने एट्रीब्यूट्स, उनकी डेटा टाइप्स क्या हैं, प्राइमरी कौन था, सेकेंडरी कौन था, टेबल का नाम क्या है, ये सारे का सारा किस में होता है, डेटा डिक्शनरी के अंदर होता है। क्लियर है बात कि नहीं? तो पहला फीचर क्या आ गया, डेटा डिक्शनरी आ गया। Data dictionary is the first feature. It is a file or table that contains all details of the database design. ये एक फाइल है या टेबल भी समझ सकते हैं, टेबल है जो कि डेटाबेस डिजाइन की तमाम डिटेल्स अपने पास स्टोर रखता है। डेटाबेस डिक्शनरी इज एन इन्वेंटरी ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन अ डेटाबेस which with detailed description of its format, relationship, meaning, source and usage, that is the number of records in a database, names and data types of the attributes, like every necessary information
related to the database is kept in another file. This file is known as data dictionary. जो बाद में अगर किसी ने एज ए केस स्टडी या उसको रिसर्च के तौर पे या मजीद उसको डिटेल में डिस्कस करना है तो डेटा डिक्शनरी की फाइल उसके पास अवेलेबल होगी. किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो सारा उसके पास मौजूद होगा. आइडेंटिफायर टेबल की तरह होता है. वो कहाँ पढ़ा आपने आइडेंटिफायर टेबल? ओ लेवल्स में. आइडेंटिफायर टेबल ओ लेवल्स में भी था ना, जिसमें आप आइडेंटिफायर और उसकी डेटा टाइप्स लिखते हैं या अरे की बाउंड्रीज लिखते हैं, मतलब ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग में करते हैं. तो यहाँ पे भी उसी तरह का एक फाइल सी है. फाइल भी हो सकती है और ये टेबल भी हो सकता है. जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी के अंदर सेव हो जाएगी. क्या ख्याल है? ये सारी जो हमने ये जो नहीं बनाई है फाइनल 3NF वाली फॉर्म है, जो डेटाबेस इंप्लीमेंट हो जाएगा वो सारे का सारा डेटा डिक्शनरी में आ जाएगा. लेकिन उसमें थोड़ी और एडिशनल चीज़ें भी होंगी. यानी इसमें से मिसाल के तौर पे ऑर्डर नंबर और जो कस्टमर नंबर है या प्रोडक्ट नंबर है वो सारे डेनरी सूरत में है ना, तो उनका जो फॉर्मेट है या उसका जो डेटा टाइप है वो क्या आएगा? न्यूमेरिक या नंबर. कुछ अंग्रेजी में लिखी हुई बातें हैं तो वो टेक्स्ट की सूरत में आएगा. तो डेटा टाइप्स भी उसमें बताई होती हैं कि एक डेटा की टाइप क्या है. ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी बताए हुए होते हैं. क्लियर है बात कि नहीं? The purpose of data dictionary is to provide information about the data. It is just telling you about the data. डेटा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका नाम, उनकी डेटा टाइप्स, ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, उस टेबल में की प्राइमरी की और उस टेबल की फॉरेन की, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर मौजूद होती हैं. और एक टेबल में कितने रिकॉर्ड्स आए हुए हैं, 5000 रिकॉर्ड्स हैं या 50 रिकॉर्ड्स हैं, वो उसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर इतने रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है ये बात कि नहीं? समझ आई? लिखवा दूं या इट्स ओके? मतलब नहीं, बातें समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कहा ना, इन सारों की जो नहीं हुआ यार, अभी उस दिन मैंने एक टेबल बनाया था इफ यू रिमेंबर, जिसमें मैंने टेबल्स के नाम लिखे थे, फिर प्राइमरी कीज लिखी थी और फॉरेन कीज लिखी थी. याद आ रहा है कि नहीं? टेबल के नाम लिखे थे, प्राइमरी की लिखी थी और फॉरेन की लिखी थी. ठीक है, अगर उनके साथ मैं कुछ और भी ऐड कर दूं, उनकी डेटा टाइप्स ऐड कर दूं, कि डेटा टाइप्स क्या थी, हर टेबल की डेटा टाइप मतलब हर एक एट्रीब्यूट की डेटा टाइप ऐड कर लूं, उनकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लूं, तो ये सारा डेटा डिक्शनरी के कंटेंट्स होते हैं. ठीक है ये बात क्या नहीं? मैं फिर बता रहा हूँ, एक टेबल हमने पढ़ा था जिसमें मल्टीपल टेबल्स के नाम थे, उनकी प्राइमरी कीज लिखी हुई थी और उन प्राइमरी कीज के साथ किस किस टेबल में फॉरेन की थी वो भी लिखी थी. ठीक है कि नहीं? इसको पॉज करें जरा, आप दिखाएं आपके नोट्स पूरे हैं तो मैं बता. वाली फॉर्म तक हम जाएंगे. इनिशियली आप लोगों ने मालूम होता है कुछ स्टेप्स के थ्रू आप लोग गुजरते हैं. वो स्टेप्स कौन से वाले होते हैं? उन स्टेप्स के अंदर आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाना होता है. फर्स्ट लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, सबसे पहले वो निकालनी होती है स्टेप नंबर 1 के अंदर. जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं स्टेप नंबर 1 के मुताबिक, लिस्ट ऑफ क्या चीज़ निकालनी होती है आपने? एक टेबल बनाना होता है लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स वाला. ठीक है, एट्रीब्यूट्स में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? ऑर्डर नंबर आ जाता है, ऑर्डर नंबर, डेट, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, फिर उसके बाद कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर. अभी फिलहाल देखते हैं इसको. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम. ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज है दैट इज प्रोडक्ट नंबर. ये अलग से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक न्यू टेबल है. फिर है इसके पास डिस्क्रिप्शन, फिर है क्वांटिटी, फिर है प्राइस. ठीक है, टोटल प्राइस बाद में निकाल लेंगे खुद से ही. ठीक है, इस वक्त टोटल और टोटल प्राइस को भी मैंने इग्नोर कर दिया. ठीक है,
इसके अलावा कस्टमर एड्रेस एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर एड्रेस एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर, कस्टमर एड्रेस एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम। अच्छा हाँ, एड्रेस और नेम को भी ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये वाला और ये वाला इसी तरह से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम में भी क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम आता है, इनको हमने एज अ होल नेम में ही डाल दिया, ठीक है। एड्रेस 1 और एड्रेस 2 आता है तो उसको हमने एड्रेस में ही डाल दिया सारे को, ठीक है। कस्टमर एड्रेस में ही डाल दिया, इग्नोर कर दिए। टोटल और टोटल प्राइस ऑल्सो, उन दोनों को भी बीच में से हमने इग्नोर कर दिया। सिंगल प्राइस लिख दिए, टोटल भी निकाल ली जाएगी कैलकुलेटर्स के जरिए। मतलब डेटाबेस के अंदर एक फीचर होता है एवरेज निकालने का, सम निकालने का, काउंट निकालने का, समझ आ रही है, सॉर्टिंग करने का। ये मैथमेटिकल टास्क वो खुद परफॉर्म कर लेता है, सिर्फ हमने डेटाबेस बनाना है फिलहाल। क्वांटिटी और प्राइस ज़रूरी थी इसलिए लिखा गया इसके अंदर, ठीक है। समझ आ रही है बात ये कि नहीं। ये प्राइस, टोटल प्राइस, ये जो सी प्राइसेस हैं, इनको इसलिए इग्नोर किया कि ये भी कैलकुलेटेबल है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई और ये इनको ऐड करके आई, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल टास्क हैं। ये मैथमेटिकल टास्क हैं, वो डेटाबेस डिज़ाइन में ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स मौजूद होते हैं, सम निकालना, एवरेज निकालना, सॉर्ट करना, इस तरह की चीज़ें, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, एक तो जनरल लिखा हुआ था, दूसरा ब्रैकेट के टेबल के अंदर एक और टेबल बन रहा था, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है 1NF के अंदर, कन्वर्जन ऑफ 1NF विल डू व्हाट, क्या करेगा वो दो टेबल्स में स्प्लिट कर देगा इसको, दो टेबल्स में स्प्लिट करेगा ना, दो टेबल्स में क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। एक रिपीटिंग ग्रुप हो जाएगा और एक नॉन रिपीटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। एक का नाम हम रख लेते हैं ऑर्डर, ठीक है। अब ये आ जाएगा कन्वर्जन इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक आ जाएगा ऑर्डर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। समझ आ रही है कि नहीं। एक आ जाएगा ऑर्डर और एक आ जाएगा ऑर्डर के साथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी वाली डिटेल्स आ जाएंगी, ऑर्डर नंबर, डेट, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, और कौन सा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम आ गया, ठीक है। दूसरा टेबल जो सा है ऑर्डर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये हेडिंग्स एक हेडिंग एक डेटा कैरी कर रही है। ये वाली हेडिंग क्या कर रही है, बार बार डिफरेंट डेटा कैरी कर रही है, ठीक है। ये वाली सेम हेडिंग है, ये किसके लिए, इसके लिए भी आ रही है और ये इसके लिए भी हेडिंग रिपीट हो रही है। इसी तरह से ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो इस डेटा के लिए और इस डेटा के लिए, सिमिलरली ये वाला एट्रीब्यूट इस डेटा के लिए और इस डेटा के लिए, इसलिए इसको बिल्कुल अलग किया गया। इसमें मैनी रिकॉर्ड्स हैं, समझ आ रही बात है कि नहीं। ऊपर वाले में सिंगल रिकॉर्ड्स हैं, तो वो वन वाली साइड है और ये वाली मैनी वाली साइड है, ठीक है। तो मैनी वाली साइड में क्या बनती होती है, फॉरेन की मौजूद होती है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा प्रोडक्ट नंबर और ऑर्डर नंबर, इनकी कंपाउंड की डेवलप होगी, ठीक है, इनकी कंपाउंड की डेवलप होगी। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड प्राइस,
डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइस। आपने नोट किया मैंने स्मॉल लेटर मिटा के कैपिटल लेटर लिखा। एट्रीब्यूट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ जगहों में ये टेबल का जो उनका नाम होता है ये कैपिटल लिखा जाता है, कुछ में ऐसा स्मॉल भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों लिखे जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये वाला कौन सा वाला हो गया? ये नॉन रिपीटिंग है, और ये वाला कौन सा हो गया? रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट्स हो गए ये वाले, ठीक होगी बात कि नहीं? अब जब सेकेंड एनएफ की तरफ आएंगे, कन्वर्जन इनटू सेकेंड एनएफ, सिर्फ रिपीटेड को हम लोगों ने चेक करना है। सेकेंड एनएफ के अंदर जस्ट रिपीटिंग ग्रुप को चेक करना था, और थर्ड एनएफ में नॉन रिपीटिंग को चेक करेंगे। सेकेंड एनएफ के अंदर ओनली रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट्स आर चेक्ड, ओनली रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट्स आर चेक्ड। और उसमें क्या होता है, जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उनको बीच में से क्या कर दिया जाता है, सेपरेट टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। याद आ रहा है कि नहीं? सेकेंड एनएफ के अंदर क्या करते हैं, इफ नॉन की एट्रीब्यूट्स इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन द हाफ पार्ट ऑफ द कंपाउंड की, उनको एक अलग टेबल में रख दिया जाता है। जैसे क्वांटिटी, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, ये जस्ट प्रोडक्ट नंबर पर डिपेंड करते हैं, तो इसको हम लोग पीछे कर लेंगे, अलग कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड। और यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट नंबर और ऑर्डर नंबर एज ए लिंक एंटिटी यहाँ पे मौजूद होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जो न्यू टेबल यहाँ पे बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, जिसमें प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और प्राइस आएगी, ठीक है। ऑर्डर, प्रोडक्ट, एक ही टेबल आपके पास बनेगा, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट नंबर, ये भी क्या है, एफके बन जाएगा। क्यों एफके बनेगा? क्योंकि इससे नया टेबल जनरेट होने वाला है, उसके अंदर ये प्राइमरी की बन जाएगी। यहां पे एक तो ये भी बन गए, दोनों कंपाउंड की बन गए। क्या क्या चीजें ताल्लुक रख रही हैं इसके साथ, प्रोडक्ट नंबर के साथ, बताएं? बताता हूं। एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, इसी के साथ जनरल जरा देखना, और प्राइस हमेशा उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आ रही बात है कि नहीं? जो प्रोडक्ट था डिस्क्रिप्शन उसकी वही होगी, कभी तब्दील नहीं हो सकती। प्राइस उसकी कभी तब्दील, हर प्रोडक्ट के लिए वही प्राइस रहेगी। हर आइटम के लिए क्वांटिटी चेंज होगी ना, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये ऑर्डर नंबर पर डिपेंड कर रहा होता है। जो ऑर्डर है उसके हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी होगी वो अलग हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक जनरल, मैं इसको भी अलग करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, क्वांटिटी तो चेंज होती रहती है लेकिन प्राइस उसकी सेम ही रहेगी। डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट नंबर जो सा है ना, वो क्या रहता है, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहा है। मतलब किसी एक, आप जब जाते हैं दुकान के अंदर जाते हैं, जब वो कोई चीज़ खरीदते हैं, उसका यानी कोई कोड होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी जो पैसे हैं वो उसी जितने होंगे। हर बंदा खरीदेगा तो सेम प्राइस पे खरीदेगा। सब एक चीज़ है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती। क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड, ये डजंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट आईडी सेम बात है। तो अब जो नया हम टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी इधर छोड़ देते हैं, क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूँ, क्वांटिटी इधर ही छोड़ दें, और इसके अलावा जो उनसे है, जो पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, उसको नए टेबल में डाल दें, ठीक है। तो नए टेबल का नाम क्या रखें, प्रोडक्ट। नए टेबल का नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट, और उसमें प्रोडक्ट नंबर आ जाएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। प्रोडक्ट नंबर क्या होगा, प्राइमरी की, प्रोडक्ट आईडी हो गया। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और उसकी प्राइस आ जाएगी, और उसकी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। ये हमने यहां पे इसलिए लिखा है, क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन
प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट नंबर। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई? इसलिए इसको हमें अलग नहीं करना पड़ा। किस चीज से? दो टेबल हमने अलग किए थे, ठीक है, दो अलग हमने कर दिए। यहाँ पे एक ऑर्डर यहाँ पे आ गया, ऑर्डर नंबर यहाँ पर मौजूद है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? ऑर्डर नंबर कहाँ मौजूद है? यहाँ मौजूद है। ये थे नॉन रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स, और ये कौन से वाले हैं? रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स हैं। रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स में से जो डिपेंड कर रहे हैं, तो एक नया टेबल बनेगा, उसकी दोबारा से सेम प्राइमरी की तो नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको उसमें तो नहीं डाल सकते, इसलिए इसका टेबल यहाँ पर इसी तरह से रहेगा। मतलब आपकी बात ठीक है कि क्वांटिटी जो सी है वो ऑर्डर नंबर पे डिपेंड कर रही है, तो क्या इस एंटिटी को मैं उधर डाल दूं? फिर नहीं डाला जाए, वो तो अलग टेबल है, ये अलग टेबल है। ठीक है जी, तो ये 2NF हो गया। अब 2NF में क्या हुआ? ये वाला टेबल ब्रेक हुआ। 3NF में क्या होगा? नॉन रिपीटिंग टेबल। अब इसमें जो नॉन की एट्रीब्यूट्स आपस में जो डिपेंडेंट है उनको एक नया टेबल में बनाया जाएगा। अब नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑर्डर नंबर कौन से वाला है इसमें? आप लोगों को टेस्ट वापस मिले सेशनल 2 के, कौन से वाले हो गए? एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये तीनों आपस में डिपेंड करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? ये तीनों आपस में डिपेंड करते हैं, जो कस्टमर की डिटेल्स है। इसी तरह से जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स नेम है, ये दोनों भी आपस में डिपेंड कर रहे होते हैं। वो समझ लें कि वो इसी का कस्टमर का ही है। लाइक ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों जो डिटेल्स गिवन है ऊपर नीचे कस्टमर की है। ठीक है, और ये जो सी है ना, ये असल में फॉर्म ऐसा है कि एक लाइन की इंफॉर्मेशन है, तो एक लाइन में कस्टमर चल रहा है। फिर ये जो सी है ये एक लाइन की इंफॉर्मेशन है, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। वी assume that कि this is also related to customer address, we assume that। ठीक है, we could have splitted this into different addresses, but making things simple we said that it's only one address. Similarly first name last name, make it simple। उसके साथ नहीं होना कम है, ये पहले से लगा हुआ है एरो। उल्लू देख नहीं लो, पहले से ड्राइंग बनी हुई, नीला रंग अभी मैंने इसके ऊपर डाला है। कन्वर्जन इनटू थर्ड NF, कन्वर्जन इनटू थर्ड NF। अच्छा, थर्ड NF में ओनली नॉन रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट्स जो है ना वो चेंज होंगे। जो नॉन रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट्स के अंदर जो नॉन की एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट हैं उनको बीच में से रिमूव करा दिया जाएगा। तो नॉन की एट्रीब्यूट्स जो आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं वो कौन कौन से वाले हैं? कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, और दूसरा सेल्स नंबर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ दो नए टेबल्स बनेंगे अब। ठीक है, ऑर्डर उसी तरह से रहेगा, ऑर्डर उसी तरह से रहेगा। ऑर्डर में क्या चीज आएगी? ऑर्डर नंबर एज प्राइमरी की, डेट, डेट और कस्टमर नंबर एज फॉरेन की, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर एज फॉरेन की। एक टेबल ये वाला बन गया। ठीक है, ये बात, इसका एक नया टेबल बनेगा। यहां पे क्या आ जाएगा? कस्टमर नंबर, और क्या आएगा इसमें? कस्टमर नेम, और क्या आएगा इसमें? कस्टमर एड्रेस, और यहां पे खत्म हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगी? कस्टमर की प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, ये बात की नहीं? और जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? ये दोनों भी रिलेटेड डेटा है।
चूंकि नॉन रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स के अंदर जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, नॉन रिपीटिंग टेबल में जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उनकी आपस की डिपेंडेंसीज हम अलग कर रहे हैं। फिर जो आखिरी है वो कौन सा वाला है, नाम क्या रखें उसका, सेल्स रख लें या कोई और नाम रखें, नाम हम ये रख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रख लें, सेल्स रेप। अच्छा, इसमें कौन कौन होगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर ट्रीटेड एज प्राइमरी की, और दूसरा क्या आ जाएगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम। ठीक है, ठीक है जी सारे। असल में ये जो सा है ना, ये टेबल ये अपनी जगह पे रहता है, इससे न्यू टेबल्स बनते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या कहा था कि जो यहाँ पे कस्टमर, ये तो ऑर्डर का टेबल था, कस्टमर का टेबल तो नहीं था ये, इसमें तो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, ऑर्डर फॉर्म से रिलेटेड है। तो जो ऑर्डर नंबर इसका हमने जनरेट किया था, ऑर्डर नंबर जो जनरेट किया है ये मेन इसकी प्राइमरी की है, तो ये अपनी जगह पे रहेगी, ये वन वाली साइड की है, बाकी सारे कौन सी वाली साइड की, मैनी वाली साइड की, पहले वाले केस में फर्स्ट एनएफ के अंदर। फिर हमने कहा ये चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं, तो ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ये खुद के साथ डिपेंड कर रही हैं, उनका नया टेबल बनाएगा। पुराने टेबल डिजाइन का ये चीजें इसमें नहीं शामिल होंगी, ये इसमें शामिल होगा इस टेबल में, इसका अलग करके बनेगा पहले, क्योंकि नॉन की एट्रीब्यूट्स है, इनको इसमें शामिल किया, क्योंकि ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है, इसको पेरेंट में शामिल किया, पेरेंट चाइल्ड में नहीं शामिल होगा, इसलिए कस्टमर नंबर यहाँ पे फॉरेन की, और दूसरा जो नया टेबल बना वो भी छोटा छोटा टेबल है, उसको इसमें उसकी रेफरेंस क्रिएट करवाया हमने सिर्फ। तो इसका जो फाइनल डिजाइन है उसमें कितने टेबल्स बनेंगे, एक ये वाला बनेगा, ये 3NF वाले टेबल में, क्योंकि दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, ये 2NF का ये आंसर है ना ये वाला, तो टोटल कितने टेबल्स बन गए इसके, 1 2 3 4 और 5 बन गए। तो एक टेबल, 2 टेबल, 3 4 और ये 5 टेबल्स बन जाएंगे, ये आफ्टर 3NF। ठीक है, 3NF के रिजल्ट में कितने टेबल्स बनेंगे इसके, 5 टेबल्स। ये बता दिया मैंने नंबर्स लिख के ना, मतलब इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह भी नहीं है और थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो बस ये 2NF में तो जस्ट ये 2 ही आएंगे, ये वाला 1F में ये दोनों आ जाएंगे, 2NF में ये दोनों आएंगे, और 3NF में 1 2 और ये दोनों तीनों आ जाएंगे वाले, टोटल 5 3NF के टेबल्स बनेंगे फिर। ठीक है ये बात के नहीं, आसान से डिज़ाइन होता है ना ये, ठीक है। इसके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं इसके, अगर वो इस तरह का डिटेल्ड क्वेश्चन आता है तो इसके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। ठीक है, इवन हर लाइन लिखने का 1 नंबर होता है आपका, तो सोचिए जितनी लाइनें लिखेंगे उतने नंबर्स इसके बनेंगे। 3NF के 5 नंबर बनते हैं, 2NF के 2 बनते हैं, 1NF के 2 बनते हैं, 9 नंबर तो सिर्फ ये 9 लाइनें लिखने के आपके बन जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हर लाइन का 1 सवाल 1 नंबर बनेगा, 9 मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड एक चीज़ है, ठीक है ना। असल में नहीं, सिर्फ इस दफ़ा नहीं, असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैलकुलेशंस है ना वो डेटाबेस के लिए खुद छोड़ दी जाती हैं, बिकॉज अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगला जो डेटा डेफिनेशन और मैनिपुलेशन लैंग्वेज का जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस नेवर स्टोर्स द वैल्यूज दैट कैन बी कैलकुलेटेड, a database never stores the values that can be calculated. What does it mean? It means it can perform those calculations, it can itself perform those calculations on the attributes, ठीक है। It has the facilities for carrying out calculations when required, it has the facilities of carrying out calculations when required. So a database, लिख ले अपने पास, a database never stores the values which can be calculated, a database never stores the values which can be calculated, a database never stores the values which can be calculated, a database never stores the values which can be calculated। जी, अब बनाना, आपने बनाया,
वैसे आपको समझ आ गई, हम बना सकते हैं इसका ER मॉडल, बना सकते हैं ना, इजी है। 5 टेबल्स बनेंगे। अच्छा, एक आ जाएगा कौन, हाँ कस्टमर 1 वाली साइड पर है, या आ गया ऑर्डर, कस्टमर 1 वाली साइड पर हो गया क्योंकि इसके अंदर कोई फॉरेन की मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कौन सा टेबल आ गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, समझ आ गई, सेल्स 1 वाली साइड पर है, उसकी फॉरेन की, उसकी प्राइमरी की उधर मौजूद है एज अ फॉरेन की, समझ आ गई बात। और इसके बाद क्या है, ऑर्डर नंबर और किसके साथ कनेक्टेड है, प्रोडक्ट, ऑर्डर प्रोडक्ट के साथ, ऑर्डर प्रोडक्ट के साथ, ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर मैनी का रिलेशन है, ठीक है। और इसी तरह से यहां पे क्या चीज है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1 है, ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर मैनी का रिलेशन है, समझ आ गई। ये उसका कौन सा वाला मॉडल बन रहा है, अकॉर्डिंग टू 3NF, अकॉर्डिंग टू 3NF लॉजिकल ER मॉडल या डायग्राम, ठीक है जी। क्लियर हुआ, ये उधर ही रखें, समझ आया सारों को कि नहीं। ऑल क्लियर, अच्छा जी। एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको भी आप लोगों ने इस पर कन्वर्ट करना है। डू यू वांट टू डू इट नाउ या उसको होमवर्क पे छोड़ दें, होमवर्क छोड़ लें, चलें ठीक है। एक तो मैं आपको जो रिटन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा एक दफ़ा, जिसमें लिमिटेशंस ऑफ फ्लैट फाइल सिस्टम है, कुछ एक असाइनमेंट सी है, वो आप कर लेना, ठीक है। रिगार्डिंग द डेटाबेस क्वेश्चंस जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, इसको पॉज कर लें एक मिनट। तो डेटा डिक्शनरी समझ आया सारों को। तो डेटा डिक्शनरी में हमने क्या कहा कि डेटा डिक्शनरी के अंदर आपके डेटाबेस के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है ना, डेटाबेस के रिलेटेड, वो सारी इसमें मेंशन होती है, यानी सिर्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन। जो डेटा उसके अंदर आपने लिखा है, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ उस टेबल में मौजूद जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है कि उन एट्रीब्यूट्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, उनमें से प्राइमरी की कौन था, फॉरेन की कौन था, या उसकी डेटा टाइप क्या थी, टेबल का नाम क्या था, या उस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स मौजूद थे, समझ आ रही है। जैसे मैंने भी मिसाल दी ना, मैंने कहा नादरा वाले हो गए तो करोड़ों से ज़्यादा डेटा, चूंकि कुछ लोग मर भी चुके हैं, वो भी डेटाबेस कहीं ना कहीं क्या है, सेव है, यानी एक बैकअप डेटा है और एक एक्टिव लाइव डेटा है। लाइव डेटा के अंदर मरे हुए शख्स की डिटेल शायद ना नजर आए, लेकिन फिर भी करोड़ों करोड़ों का डेटा होगा, बट एट्रीब्यूट्स जो लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं सारों के ऊपर सेम एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स छोटी सी फाइल होगी वो डेटा डिक्शनरी कहलाती है। फिर डेटा मॉडलिंग के ऊपर सेकंड नंबर पे आते हैं, एक आ गया डेटा डिक्शनरी, सेकंड इसका आता है डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग। संडे को भी क्लास होगी, ठीक है, ठीक है, लॉन्ग क्लास होगी बट देयर विल बी अ क्लास। डेटा मॉडलिंग,
It stores or defines the logical design and structure of a database and defines how the data will be stored, accessed and updated in a database. क्योंकि इसमें मॉडल बताते हैं ना, जैसे आपकी ER डिज़ाइन एक मॉडल है, ठीक है, ER डिज़ाइन क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप एक, वो भी एक मॉडल है। तो इसमें डिज़ाइन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आप किसको चेंज करेंगे तो कौन सा टेबल चेंज होगा, किसको अपडेट करने के लिए किस टेबल को एक्सेस करनी पड़ती है, ठीक है। इट एनालाइजेज द डेटा ऑब्जेक्ट्स and identifies the relationship between them, and relationship between them ER का एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर इसके पास अवेलेबल होता है। ये सिर्फ एंटिटीज़ का आपस में क्या करती है, एक रिलेशनशिप ढूंढती है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स दो टेबल्स का आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, उनकी कार्डिनलिटीज़ क्या है, ठीक है जी। रिलेशनल मॉडल इज यूज्ड इन DBMS along with different hierarchical models such as network model, entity relationship model। अब नेटवर्क मॉडल क्या कि कौन कौन सा टेबल किस किस जगह अपनी प्राइमरी की रख के बैठा हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ हर एक टेबल के साथ मैंने 2 कनेक्ट किया है, हो सकता है यहाँ से एक नया ये किसी और टेबल के साथ जाके उधर भी मेंशन्ड है। ये तो लाजमी नहीं कि एक के साथ सिर्फ 3 या डब्बा है तो 4 टेबल्स ताल्लुक रख सकते हैं, नेटवर्क भी बन सकता है टेबल्स का पूरा। क्लियर है मेरी बात की नहीं? अब जब नेटवर्क की तरफ आते हो तो नेटवर्क की भी अलग अपनी टोपोलॉजीज हैं, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? नेटवर्क की भी अपनी अगली कहानी है। तो एक वैसे डिज़ाइन बता रहा हूँ, एक तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ये तो एक डिज़ाइन है ना, लाजमी तो नहीं है कि ये डिज़ाइन इधर आके रुक जाएगा। आप अपनी बात करें, आपका बैंक के अंदर एक नया डेटाबेस है, नादरा के अंदर आपका नया डेटाबेस है, पैसे कमाने लगेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पे आपका एक डिफरेंट डेटाबेस है। बाहर ट्रेवल करते हैं तो इमिग्रेशन के साथ आपका डिफरेंट डेटाबेस है। तो इस तरह हमारे बहुत सारी जगहों में क्या है, डेटाबेसेस बने हुए कि नहीं। हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हम ले रहे हैं वो एक नया डेटाबेस है। अगर आपके घर आपके नाम पे है या आप जो बिल वगैरह पे करते हैं वो एक नया डेटाबेस है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ क्या किए जा सकते हैं, कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये इतना सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन नहीं बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक नेटवर्क बनेगा पूरा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या बनेगा? एक नेटवर्क सा बनेगा। तो इन डेटा मॉडलिंग के अंदर रिलेशनल मॉडल्स जो से हैं, रिलेशनल मॉडल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसमें हायरार्किकल मॉडल्स सेफ रखे जाते हैं। जैसे एक आ गया आपका नादरा वाले में जब मैंने मिसाल दी, एक वो आ गई जिसमें नेटवर्क मॉडल्स आ गए या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स आ गए, वो सारे आपके डेटा मॉडल्स के अंदर सेव, डेटा मॉडलिंग के अंदर सेव होते हैं। वो भी एक फीचर है कि जो प्रोवाइड करता है कि आप हायरार्की में एक अगर आईडी नंबर डालेंगे तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ एक्सेस मिलेगी, किस कंप्यूटर में। जैसे बैंक वाला अपने कंप्यूटर में जब मेरा आईडी नंबर डालेगा, समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं, उसको मेरी FBR की डिटेल्स नहीं मिलेंगी कि मैंने कितने पैसे जमा कराए हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? सही है ना? लेकिन FBR वाले वो हायरार्की में क्या है, अबव है। वो अपने कंप्यूटर में मेरी जब डिटेल डालेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मेरे कितने बैंक अकाउंट है और मेरे हर बैंक अकाउंट में करंट बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। नहीं समझ आ रही मेरी बात? उनको उसी लम्हे पता चल जाएगा। क्लियर है सारों को? जब उनको पता चलेगा तो वो इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो ब्लॉक हो गए जी, अकाउंट ब्लॉक हो गए। FBR ने क्या कर दिया, अकाउंट ब्लॉक कर दिए। क्यों ब्लॉक किए? क्योंकि उनके पास एक्सेस थी। हायरार्की में आप कौन है? FBR वाला डेटाबेस हायरार्की में आप है, उसको एक्सेस है किसकी? बैंक अकाउंट्स की। बैंक वालों को एक्सेस नहीं है नादरा की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैंक वालों को मेरे फॉरेन ट्रिप्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है ये चीज? इसी तरह से फिर कुछ इंटेलिजेंस के डेटाबेसेस आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के डेटाबेसेस आते हैं, उनके डेटाबेसेस को एक्सेस हर चीज की होगी। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? हर चीज की एक्सेस होगी और इसी तरह एक्सेस ग्रांट की जाती है। तो ये डेटा बेस के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टेबल को हायरार्की में आप रखा है, किसको एक्सेस किस किस टेबल की दी हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? तो इसमें एक्सेस राइट्स डिलिमिट किए जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स। फ्लैट फाइल में क्या होता था, वन फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पासवर्ड लगाया पूरी हर जगह पूरी फाइल ओपन हो गई। बैंक वाला अगर फ्लैट फाइल इस्तेमाल करता तो वो मेरी हर तरह की डिटेल्स उसके सामने खुल जाती। वो बात अलग है कि उसके लिए मसला क्रिएट होता, ढूंढना मेरा रिकॉर्ड, उसमें मेरा रिकॉर्ड ढूंढना उसके लिए क्या होता, मसला होता। समझ आ रही बात है कि नहीं? यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई अपडेट्स आती है सिर्फ उसी रिकॉर्ड में अपडेटिंग होती है। फ्लैट फाइल में क्या होता है, अपेंड होती है एट द एंड ऑफ द फाइल, वो रिकॉर्ड अपनी जगह में आके नहीं अपडेट होता।
वो अपेंडिंग होती है। अपेंड का मतलब पता ना, अपेंड मतलब एंड पे उस चीज के अंदर कोई ना कोई चीज ऐड करना, ठीक है, उसके अंदर एंड पे कोई चीज चेंज करना, एडिशन करना, वो अपेंडिंग कहलाता है। तो जो डेटाबेसेस हैं इसके अंदर अपेंडिंग भी हो सकती है और इसमें एडिटिंग होती है। मेन फीचर ये एडिट होता है ये। तो जो रिकॉर्ड जहां पे होगा एग्जैक्टली उसी के साथ वो बच्चे आप सो तो नहीं रहे हो, मुझे लग रहा आप आंखें खोल के सो रहे हैं, तवज्जो रखें। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जिस रिकॉर्ड में कोई एडिटिंग करनी हो एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड चेंज हो सकता है, बिकॉज आपको हर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करवाया जाता है एक प्राइमरी की के साथ, ठीक है ना। फिर इसमें डेटा इंटेग्रिटी यानी कि इसमें वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लॉज अप्लाई होते हैं हर एक एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है। जिस तरह से प्रेजेंस चेक और फॉर्मेट चेक और टाइप चेक और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। नॉट एन एट्रीब्यूट कैन बी लेफ्ट एम्प्टी, प्रेजेंस चेक एक्सेट्रा, ठीक है। Data security, there are methods for protecting data including the use of passwords and different access rights to the different users, ठीक है। ये भी इसके अंदर फीचर मौजूद होता है। नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम लॉजिकल स्कीमा।